आप सभी से यही अपील कि आप मास्क जरूर पहनें। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 2 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और ट्वीट कर आज के दिन को 2 साल पहले नए जम्मू कश्मीर के लिए पहला बड़ा कदम बताया। बीजेपी इस मौके पर पूरे राज्य में जश्न मना रही है, जिसकी तस्वीरें जम्मू से भी सामने आई। जम्मू में एक और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना की अगुवाई में बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की युवा विंग बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने पर आज शाम 7 बजे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राज्य की फिल्म पॉलिसी लॉन्च करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से 370 हटाने के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन, जहां एक तरफ बीजेपी दफ्तर में जश्न मना रविंद्र रैना की अगुवाई में, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो युवा विंग है उसने तिरंगा रैली निकाली। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए क्या लिखा, आइए दिखाते हैं आपको। एक ऐतिहासिक दिन, ये प्रधानमंत्री ने लिखा और लिखा 2 साल पहले आज ही के दिन नए जम्मू कश्मीर के लिए पहला बड़ा कदम उठाया गया था। इसके बाद इस क्षेत्र में अभूतपूर्व शांति और विकास हुआ है। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। 370 हटने के 2 साल के मौके पर यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि कैसे 2 साल पहले एक बड़ा कदम उठाया गया था। 2 साल पहले आज ही के दिन नए जम्मू कश्मीर के लिए पहला बड़ा कदम उठाया गया था। इसके बाद इस क्षेत्र में अभूतपूर्व शांति और विकास हुआ है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब 2 साल बाद 370 हटने के 2 साल बाद रिफत यही उठ रहा है, कितना बदला जम्मू कश्मीर, जरा बताइए तो आज क्या क्या कार्यक्रम 2 साल पूरे होने पर और कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए गायत्री, बीजेपी का तो दावा है कि काफी सारा कुछ बदला, लेकिन देखना होगा कि ऑन ग्राउंड क्या कुछ बदला। कल भी न्यूज 18 इंडिया के साथ बात करते हुए यहाँ के जो अलग अलग पार्टीज के लीडर्स हैं उन्होंने तो ये कहा कि पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिबन काटे जाते हैं। कांग्रेस ने तो ये इल्जाम लगाया कि जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं इनॉग्रेट किए गए इन 2 सालों में वो कांग्रेस ने ही उनकी फाउंडेशन रखी थी, चाहे वो टनल्स हो चाहे वो रोड्स हो। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ये कहना है कि कुछ बदला नहीं, लोग परेशानी में हैं। तो लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि ये नया कश्मीर है। पर मैं ये कह रही हूँ, चलिए ये तो सियासत हो सकती है, अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये जश्न मन पा रहा है, ये तिरंगा रैली मन पा रही, क्योंकि आप और हम अक्सर गवाह रहे हैं ये तमाम कार्यक्रम कहाँ हो पाते थे, पर आज के इस माहौल में ये हो पा रहा है। देखिए बीजेपी जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो इस वक्त जो है जश्न मना रहे हैं, चाहे जम्मू की बात हो या कश्मीर की बात। यहाँ पे हमने देखा कि अनंतनाग में भी बीजेपी के वर्कर्स ने रैली निकाली, लेकिन जो बाकी पार्टीज हैं, खासतौर से जो गुपकार अलायंस के जो लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लैक डे है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, क्योंकि 370 और 35A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा था, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव किया गया। तो उनका एक अपना स्टैंड है, अपनी राय है। लेकिन कल जिस तरीके से न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए जो भैया जी कहें, एक इंपॉर्टेंट शो रहता है न्यूज 18 इंडिया का, उसमें अलग अलग लीडर्स ने बात की। उसमें सीपीएम के लीडर, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, कांग्रेस के, पीडीपी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एक बड़ा पैनल था। उसमें भी बीजेपी के जो लीडर है वो ये कह रहे थे कि विकास हुआ, काफी चीजें बदली, अमन आ रहा है। लेकिन बाकी जो लीडर्स थे वो उनको काउंटर कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी भी यहाँ पे शांति नहीं आई। कल ही जो एक दिन पहले फायरिंग का वाक़ा हुआ था श्रीनगर में, उसका भी वहां पे जिक्र हुआ। और कांग्रेस ने इल्जाम ये लगाया कि जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हैं, ये इन 2 सालों में जो इनॉग्रेट किए गए हैं, उनका बुनियाद जो है, उनकी बुनियाद जो है वो कांग्रेस ने रखी थी या वो पुरानी सरकारें हैं वो रखी थी। उमर अब्दुल्ला भी ये कह रहे हैं कि कुछ बदला नहीं। तो विकास की बात है, ये तो आम लोगों से। रिफत लौटेंगे आपके पास और इस बीच बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। 370 के खात्मे के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह, करगिल की 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हुआ है और जम्मू कश्मीर के लोगों तक तमाम ऐसे
ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की हुआ करती थी, ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे जिनका कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ नहीं पहुंच पाता था। 370 उसके सामने में दीवार खड़ी हुई थी। इसलिए 370 के खात्मे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रगति की मुख्यधारा के में शामिल करने का रास्ता आसान हुआ है और 370 के खात्मे के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह करगिल के लोगों की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली का रास्ता साफ हुआ है। और इस बीच जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी देखिए। लिखा, आज की तारीख हर भारतीय के लिए हमेशा यादगार रहेगी क्योंकि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान, एक संविधान के लंबे समय से लंबित सपने को पूरा किया था और धरती पर स्वर्ग के पुराने वैभव को बहाल किया। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, सवाल वही, क्योंकि सियासत तो होती रहेगी, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि सरकार की तरफ से आप भी हमने कई बार देखा, कई योजनाओं का वहां पर कई योजनाएं जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। योजनाओं का लाभ लोगों को कितना मिल पा रहा है? जो दावा लगातार सरकार की तरफ से किया जाता रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है, आतंकियों का खात्मा हुआ है और साथ ही आतंकी वारदातों में भी कमी आई है। आंकड़े तो हालांकि उसी तरफ इशारा करते हैं, कमी जरूर आई है, हालांकि कुछ एक वारदातें जरूर हो रही है, लेकिन कम से कम एक बड़ा कदम है 370 हटाना और वहां पर नॉर्मलसी का आना, लोगों का विकास योजनाओं के साथ जुड़ना। कम से कम एक कदम तो आगे बढ़े जम्मू कश्मीर में। देखिए गायत्री, अगर हम पॉलिटिक्स की ही बात करें तो ये बीजेपी के एजेंडा में था कि 370 को हटाना है, 35A को हटाना है। पिछले 70 साल से वो ये जो है चाह रहे थे और उन्होंने हटा दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसके बाद विकास क्या हुआ, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। एक हो गया कि ये बताना कि दावे करना कि ऐसा बदला। जिस तरीके से यहाँ बाकी पार्टीज जो है इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें मेजर पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और भी काफी पार्टियां हैं, इवन पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी ये कह रही है कि उस तरीके का कोई विकास नहीं हुआ। और कांग्रेस तो खुल के दावा ये कर रही है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक इनॉग्रेट हुए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हों, उनका तो ये कहना है कि यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनी वो भी कांग्रेस के दौर में बनी, और जो बाकी प्रोजेक्ट्स रिसेंटली इनॉग्रेट किए गए उसका फाउंडेशन स्टोन, जैसे मैंने कहा कि वो कांग्रेस ने उसकी शुरुआत की थी। तो वो तो बीजेपी को बताना होगा खुल के कि क्या क्या चीजें बदली। जहां तक ओवरऑल विकास की बात है, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पे निजाम जो है वो दुरुस्त किया गया, पंचायत इलेक्शंस हुए, उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 2018 से लेकर अभी तक यहाँ पे गवर्नर्स रूल है। सब लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे अफसरशाही का निजाम है, ना कि डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल किया जाए। पिछले दिनों मेरे ख्याल से जून की बात है, प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि चुनाव जरूरी है अब लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने के लिए, और उससे पहले जरूरी है परिसीमन। इस तरह का संकेत उनकी तरफ से दिया गया था। अब लग रहा है कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं इसकी तरफ भी कदम बढ़ाया जाएगा। देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रही है और हमने देखा कि पीडीपी ने उसका विरोध किया और पीडीपी डीलिमिटेशन कमीशन के सामने नहीं गई। बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी राय रखी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है और बाकी जो कांग्रेस है या जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन है उनके सामने अपनी बात रखी। ऐसा समझा जा रहा है कि कुल मिला के अब 90 सीट्स होंगी, यानी अभी तक 87 सीटें थी, उसमें से 4 जो है लद्दाख रीजन की कट गई, फिर 83 रह गई, लेकिन समझा जा रहा है कि 7 सीटें और बढ़ाई जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एज यूटी इलेक्शंस होंगे या पहले स्टेटहुड रिटर्न किया जाएगा उसके बाद इलेक्शंस होंगे। जो यहाँ की रीजनल पार्टी वो ये कह रहे हैं कि पहले स्टेटहुड रिटर्न कीजिए और उसके बाद इलेक्शंस कराइए, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा कि अगर यूटी में इलेक्शंस होते हैं ठीक है रिफत, ये पॉलिटिक्स होती रहेगी, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या है, कितना बदलाव हुआ, उसके लिए हम एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। धारा 370 एक नफरत की दीवार थी जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को जन्म दिया गया और आतंकवाद और अलगाववाद ने जम्मू कश्मीर में लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया गया। आज जब धारा 370 समाप्त कर दी गई है,
जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, चैन, भाईचारा कायम हुआ है। सभी लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। अमिताभ जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप तो लगातार जम्मू कश्मीर में, चाहे वहां की पॉलिटिक्स हो या फिर सरकार की तरफ से तमाम योजनाओं का लाभ देने की कोशिश हो जम्मू कश्मीर के लोगों को, उस पर नजर बनाए रखते हैं। कितना बदला है 370 हटने के बाद, कितना बदला है जम्मू कश्मीर? दो तीन पॉइंट्स रखना चाहूँगा। सबसे पहले अगर आज 2 साल की बात करें, आज 2 साल पूरे हो रहे हैं और मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की घाटी में बाजार खुले हुए हैं। राष्ट्रपति कोविंद भी गए थे श्रीनगर। आमतौर पर ये होता था, जो अगर दिल्ली का कोई नेता अगर श्रीनगर का भ्रमण करता था तो वहाँ सारे विरोध में सारे बाजार बंद होते थे, वहाँ पर सड़कों पर लोगों का आना जाना बंद होता था, कर्फ्यू लगा होता था। लेकिन बाजार खुले हैं, ये सबसे बड़ा परिवर्तन है। आम आदमी मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है, आम आदमी व्यापार करना चाहता है, आम आदमी चाहता है पर्यटक पहुँचे। दूसरा, कोरोना पीरियड की, कोरोना काल की मार के बाद हर रोज़ एक सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, हर रोज़ कम से कम 2000 सैलानी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। डल के किनारे वही पुरानी भीड़ देखने को मिल रही है, होटलों में जगह नहीं है। तो ये 2 सबसे बड़े बदलाव हैं, एक आम आदमी, एक पर्यटक का जाना। यानी खौफ कम हो रहा है पहले से ज़्यादा, सुरक्षा एजेंसियाँ भी सतर्क हैं और ऊपर से केंद्र सरकार का हीलिंग टच, लोगों को नौकरियाँ देने की बात हो रही है। और तीसरा जो सबसे बड़ी चेतावनी है, कश्मीर के लोगों के लिए व्यापार के साथ एक सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चिंता होती है। तो सरकार ने एक नियम ही बना दिया है, कानून बना दिया है, बिना खुफिया एजेंसियों की हरी झंडी के, कि आपने पत्थरबाजी की घटना में शामिल नहीं हुए थे, आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, देश विरोधी काम नहीं किया है, तभी आप सरकारी नौकरी में बरकरार रह पाओगे। ऐसे 15 लोगों को, जिसमें एक बड़े आतंकी सरगना के 2 बेटे थे, 15 लोगों को पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे मुझे लगता है कम से कम 400-500 लोगों की ऐसी लिस्ट भी तैयार हो रही है तमाम जिलों में। तो मुझे लगता है तिरंगा यात्रा का आना, आम आदमी का सड़क पर उतरना, बाजार का ना बंद होना, यह बहुत बड़ा संकेत है कि कश्मीर की फिजा बदल रही है। जी, अमिताभ जी लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं। और इस बीच बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस के नेता रविंद्र शर्मा ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी, इस केंद्र सरकार इस चीज़ की बताए कि क्या वो लाभ हुए हैं जो कि 370 स्टेट को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के जो देश को पहला जो आज़ियत दी जाती थी कि ये आतंकवाद का एक मुद्दा है, और आतंकवाद में क्या कमी आई। आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं कश्मीर के अंदर, और छोड़ करके जम्मू में भी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, और पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है, आंतरिक जो है वो आतंकवाद बढ़ा है। अमिताभ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, जरा जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं आतंकवादी गतिविधियों के आंकड़ों को लेकर, क्योंकि पिछले दिनों सरकार की तरफ से भी आंकड़े दिखाए गए थे कैसे आतंकवादी गतिविधियों में कमी हुई है, लेकिन सवाल वही जो आपने गिनाया, आज बाजार खुल रहे हैं, आज ये तिरंगा रैली, क्योंकि आपको याद होगा तिरंगा रैली वहां के माहौल में निकालना कितना मुश्किल होता था, लेकिन आज अगर निकल रही है तो ये बहुत बड़ा संकेत 370 के हटाने का उद्देश्य क्या पूरा होता हुआ दिखाई देता है इस बीच? देखिए, 370 जब हटा था 2 साल पहले, तो पूरे देश की जनता ने स्वागत किया था। किसी भी विरोधी दल ने, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसको कोई आपत्ति नहीं थी वहाँ 370 हटने से, क्योंकि कानून इतने बायस थे वहाँ पर। आप तिरंगा नहीं लहरा सकते हो, वहाँ की बेटियाँ अगर बाहर शादी कर रही हैं वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकती, अगर बाहर के लोग वहाँ ज़मीन बस नहीं सकते, आतंक का साया लगातार पाकिस्तान से आकाओं के द्वारा जो पनाह दिए जाते थे वो लगातार आतंक फैलाए हुए थे। तो उस हवा को बदलना था, उस मिजाज को बदलना था, और काफ़ी दिनों तक जो मौजूदा राजनीति थी वहाँ पर, जो राजनेता थे वो विरासत की राजनीति संभाल रहे थे, और उनके ऊपर बार बार बीजेपी यही आरोप लगा रही थी कि वो आम जनता से ज़्यादा अपनी विरासत और अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहते हैं। उनको नज़रबंद किया गया था और उनको सक्रिय राजनीति से दूर रखा गया। और साल भर के मेहनत मशक्क़त के बाद मुझे लगता है मनोज सिन्हा का भी कार्यकाल 1 साल पूरा हो रहा है, और आज वहाँ पर जम्मू कश्मीर की नई फिल्म नीति की घोषणा भी की जाएगी शाम को 7 बजे। तो मुझे लगता है जिसमें आमिर खान जा रहे हैं, राजकुमार हिरानी मौजूद होंगे, कई नामी गिरामी बॉलीवुड की हस्तियाँ। तो अगर बॉलीवुड की शूटिंग अगर कश्मीर में होने लगे, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, तो मुझे लगता है स्विट्जरलैंड या यूरोप जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी शूटिंग के लिए। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम इस बदलाव को महसूस करेंगी। एक पीढ़ी 2 पीढ़ियों को काफ़ी नुकसान हुआ है, कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए, कम से कम उनके लिए मुझे लगता है कश्मीर के इन लोगों को कम से कम अब पर्दे के पीछे तो होना ही पड़ेगा।
जी सर, लौट रहे हैं आपके पास और इस बीच बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने के मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ, हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं है, ये हमारे लिए एक अफसोस का दिन है। एंड इट विल ऑलवेज बी टिल आवर राइट्स आर रेस्टोर्ड। और राइट्स क्या है? हमारे राइट्स है यहाँ इस मुल्क में हर एक अपनी आइडेंटिटी बचाना चाहता है। मुझे लगता है 370 35 ए वही कुछ कर रहे थे। हाँ, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ 35 ए में खामियाँ थी हमारी बेटियों, बहनों, बहुओं के लिए। इट वॉज नॉट फेयर, दैट टू दैट एक्सटेंट इट शुड हैव बीन अमेंडेड। और मुझे उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, इंसाफ के मंदिर में हम जैसे देगा, इट विल बी रेस्टोर्ड बैक विद दोज अमेंडमेंट्स कि हमारी बच्चियों बहनों का भी बराबर का हक हो जिस तरह हमारे पुरुषों का हक है यहाँ। रिवत, सियासत से इतर जमीनी स्थिति क्या है 370 हटने के बाद? देखिए गायत्री, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, अगर पूरी एनालिसिस की जाए इस पे, तो ये कहा जा सकता है कि लोग ये समझते हैं कि लोगों की राय नहीं ली गई जब 370 और 35 से हटाया गया। ये एक तरफा फैसला था। गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, प्रेसिडेंट ने उसको मंजूर किया और उसके बाद पार्लियामेंट में बिल पास हो गया और 370 और 35 से हट गया। उससे पहले भी यहाँ पे राजनीति हो रही थी 370 और 35 ए पे। आपने देखा किस तरह की बयानबाजी हो रही थी। यहाँ पे कह रहे थे कि 370 किसी भी हटने के लिए वो किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं हटना चाहिए। लेकिन बीजेपी का ये एजेंडा था, बीजेपी ने पिछले 70 साल से ये बोला है और बीजेपी ने ये करके दिखाया। लेकिन अब देखना ये होगा कि उससे क्या चीजें बदली। जिस तरीके से अल्ताफ बुखारी कह रहे थे कि वो खुश नहीं है 370 और 35 से हटने के हवाले से, उनका ये भी कहना था कि 335 ए में कुछ अमेंडमेंट्स करनी थी ताकि महिलाओं को भी पूरा हक मिलता। लेकिन कुल मिला के अगर यहाँ की रीजनल पार्टीज की बात करें हम, पहले भी इस 370 और 35 ए पे राजनीति होती थी, आज भी राजनीति हो रही है। पहले उसको बचाने के हवाले से राजनीति होती थी, आज उसको रेस्टोर करने के हवाले से राजनीति हो रही है। लेकिन आम लोग जरूर ये सवाल कर रहे हैं कि असेंबली का जो एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होता है, उनसे पूछ के ये ठीक है रिफत, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर अयोध्या से मिल रही है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस खास मौके के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आज का दिन अयोध्या के लिए ऐतिहासिक दिन है और आज के दिन ही पिछले साल पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या में भूमि पूजन किया था। भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने के मौके पर पूजा का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ले रहे हैं हिस्सा। और दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इस मौके पर छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। इस खास मौके पर 100 से ज्यादा लोगों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ भी दिया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और आपको बता दें, पिछले साल ही राम मंदिर निर्माण की औपचारिक तौर पर आधारशिला प्रधानमंत्री की तरफ से रखी गई थी, भूमि पूजन हुआ था और आज इसको 1 साल पूरा हो रहा है। तकरीबन 1 बजे वर्चुअल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, किस तरह से तैयारी है? आप लगातार पूजा करते हैं, 1 साल पूरा होने पे पूजा करते हैं, किस तरह पूजा चलेगी? पूजा बड़े ही शांतिपूर्वक और बहुत ही विस्तृत और सुचारू रूप से चल रहा है। आज जो भी कार्यक्रम यहाँ है वो सब इस प्रकार से है कि योगी आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री जी आएंगे और मुख्यमंत्री जी जा करके रामलला का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद वो कुछ और कार्यक्रम उनका है वो करेंगे। तो रामलला का दर्शन करेंगे तो उनका जो उचित सम्मान होता है वो सम्मान किया जाएगा। पूजा पाठ के अलावा वो निरीक्षण भी करेंगे राम जन्मभूमि का निरीक्षण करेंगे। 5 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन और शिला पूजन किए थे उस स्थल को भी देखेंगे और उस स्थल पर भी कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित होंगे। और इस बीच आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा है, प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में भारत की सकल आस्था के केंद्र बिंदु और सभी के आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ की सभी को बधाई। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ट्वीट किया गया। और सीधे इस वक्त हमारे साथ
हमारे सहयोगी अजीत सिंह अयोध्या से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अजीत, आपके पास आते हुए, मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, अभी क्या क्या कार्यक्रम, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल गायत्री, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 12:15 पर था, लेकिन वो 45 मिनट बिफोर आ गए और 11:30 पर ही अयोध्या पहुंच गए और सीधे राम जन्मभूमि परिसर गए, जहां उन्होंने पहले रामलला के दर्शन किए, भूमि पूजन अर्चना की, 56 भोग लगा और उसके बाद राम जन्मभूमि स्थल है जो जहां पर मंदिर निर्माण हो रहा है, लगभग 110 एकड़ के आसपास की जो जमीन है उसका उन्होंने निरीक्षण किया। जो सचिव हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट तीर्थ के चंपत राय उनके साथ मौजूद हैं, अयोध्या के जिलाधिकारी जो ट्रस्ट के मेंबर हैं अनुज झा वो मौजूद हैं, अनिल मिश्रा, बिमलेंद्र मोहन मिश्रा, इसके अलावा जो अयोध्या के विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, सभी लोग मौजूद हैं। और जो अधिकारी हैं जो राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, 25 लेयर चुकी अब तक वो बना चुके हैं, उन सबको लेकर मुख्यमंत्री उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनसे निरीक्षण कर रहे हैं, ये जान समझ रहे हैं कि आखिर कितना काम हुआ और कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि दिसंबर 2023 की तारीख मुकर्रर की गई है ट्रस्ट की तरफ से कि गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा और भगवान रामलला अब विराजमान अपने गर्भगृह में पहुंच जाएंगे और दर्शनार्थियों के लिए बाकायदा दर्शन खोल दिया जाएगा। साथ ही व्यू पॉइंट की रचना की जा रही है उसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री, उसी व्यू पॉइंट से जहां पर व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से भक्तों के लिए कि वो आएंगे तो उन्हें इंतजार नहीं करना होगा कि किस तरह राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वो वहां उसी व्यू पॉइंट से मुख्यमंत्री भी पूरे इलाके का निरीक्षण कर और उसके बाद सीधे वो लौटेंगे आपके पास। इस बीच बता दें कि अयोध्या में 2023 से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकते हैं, ये जानकारी अजीत हमें दे रहे हैं। और इस सबके बीच आपको बता दें न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि 2023 के अंत तक मंदिर बनकर तैयार हो या ना हो, लेकिन गर्भगृह तैयार हो जाएगा, जिसके बाद वहां रामलला विराजमान हो जाएंगे और उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को इजाजत मिल जाएगी। माना जा रहा है कि 2025 तक भव्य राम मंदिर बन जाएगा, जिस पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बताया गया कि राम मंदिर परिसर में म्यूजियम, रिसर्च सेंटर और गेस्ट हाउस समेत कई सुविधाएं होंगी। कोशिश यह भी है कि मंदिर को इस तरीके से तैयार किया जाए कि रामनवमी के दिन सूरज की रोशनी रामलला पर सीधी पड़े। तो 2023 से रामलला के दर्शन, इस तरह का लक्ष्य रखा गया है और लगातार निर्माण कार्य बड़ी तेजी के साथ। न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है भगवान राम के भक्तों के लिए। देखिए पूरा 1 साल हो गया और जो भी श्रद्धालु थे और जो भी राम जन्मभूमि को राम मंदिर बनने का इंतजार करे, तो उन्हें लग रहा होगा कि इस पूरे 1 साल में क्या हुआ। इसके लिए जो न्यास है, राम जन्मभूमि न्यास, उसके उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया है कि पिछले 1 साल में सबसे मुश्किल काम था उस जगह की मिट्टी को भरना और वहां उसकी नींव तैयार करना। 12 मीटर खुदाई करनी पड़ी है, तब जाकर नींव वहां पर 12 से 14 लेयर की नींव वहां पर तैयार हुई है। उसके बाद अब जाकर सितंबर तक ये नींव रखने का काम, उस जमीन को भरने का, क्योंकि मिट्टी वहां की काफ़ी अनस्टेबल मिट्टी थी जो कि जड़ नहीं पकड़ रही थी। तो मुझे लगता है इस साल सितंबर तक उसे पूरी तरह से लेयर जमीन को समतल करके उस पर लेयर सारे बिठा दिए जाएंगे। इसके बाद प्लिंथ और ऊपर मंदिर बनाने का काम शुरू हो जाएगा और इसीलिए ये न्यास ने ये वादा कर दिया है कि दिसंबर 2023 के अंत तक श्रद्धालु, देश भर के श्रद्धालु गर्भगृह में रामलला के दर्शन कर लेंगे और रामलला का दर्शन ऐसा होगा जो उनके बाल रूप में होगा गर्भगृह में। और जो 2-3-4 माले बनेंगे उस मंदिर के, उसमें पहले पे राम का दरबार होगा जिसमें राम और माता सीता विराजमान होंगे। तो ऐसे ही कहीं हनुमान को जगह मिलेगी। तो कुल मिलाकर यह है कि 1 साल की मेहनत के बाद अब नींव तैयार हो गई है। अब काम तेजी से शुरू होगा सितंबर से और जनता, जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी राम भक्त हैं, कम से कम 2023 के अंत से रामलला के दर्शन का आनंद भी ले सकेंगे, पूजा भी कर सकेंगे और वहां आने की शुरुआत भी हो जाएगी श्रद्धालुओं की। जी अमिताभ जी लौट रहे हैं आपके पास। और इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की तरफ से इस मौके पर खास तैयारियां भी की गई हैं। राम मंदिर परिसर में जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की थी, वहां पर विशेष पूजा की जाएगी और साथ ही कलश स्थापना के साथ हवन भी होगा। और इस पूजा के कार्यक्रम के बाद वहां पहुंचे श्रद्धालुओं में प्रसाद बांटा जाएगा। बताया गया कि इस मौके पर मंदिर में 56 भोग भी लगाए जाएंगे। देश ही नहीं दुनिया के राम भक्तों की निगाह
धर्म नगरी अयोध्या पर रहती है। वो वजह है कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है। आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। इस वक्त हम अयोध्या के राम मंदिर में जो पत्थर लगाए जाने हैं कार्यशाला यानी जो कारसेवकपुरम है वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर बनकर तैयार हैं। ये पत्थर बाकायदा नक्काशी जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में नक्काशी कर दी गई है और ये पत्थर वहाँ जाकर लगेंगे। और जो अगर आप डिजाइन देखें तो एक से एक इसकी डिजाइन है और बाकायदा इस पत्थर पर यहाँ राम भी लिखा गया और जो नक्काशी की गई है बिल्कुल अद्भुत और अलौकिक। एक पत्थर एक दूसरे पत्थर जुड़कर एक बड़ी इमारत का रूप लेंगे और अब इस ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ, रामलला का जो मंदिर बन रहा है वो दिव्य और भव्य बन रहा है और किस तरीके से इसकी बुनियाद एक तरीके से कहा जाए जो शुरू कर दी गई है। 1 साल पूरे हो गए, लिहाजा हर व्यक्ति हर राम भक्त ये जानना चाहता है कि आखिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर क्या हो रहा है। और जो हमारे पीछे की तस्वीरें यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी जो भक्ति है उसको यहाँ प्रदर्शित करते हैं। और ये पत्थर इस बात के परिचय के शायद अशोक सिंघल जिन्होंने सबसे पहले इस कार्यशाला की शुरुआत की थी, पत्थरों को तराशने के लिए बाहर से कारीगर लाए गए थे, वो जरूर एक कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारी है वो मूर्त रूप में नजर आ रही है। राम जन्मभूमि शिलान्यास को 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। उस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में होंगे, प्रधानमंत्री भी वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ेंगे और जो एक कहा जाता है कि अन्न का कार्यक्रम शुरू होगा, जो राशन वितरण का। हमारे साथ अयोध्या के जिलाधिकारी भी हैं, ट्रस्ट भी हैं। किस तरह से तैयारी है? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अन्न महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा और हमारे जिले में 994 राशन की दुकानें हैं। हर जगह न्यूनतम 100 लाभार्थियों को कल ही लाभान्वित किया जाना है। बाकियों को आने वाले 2-3 दिन में जितने भी हमारे राशन कार्ड होल्डर हैं उन सभी को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त राशन जो है वो दिया जाना है। इस कार्यक्रम की शुभारंभ कल होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो संबोधन होना है वो प्रत्येक हमारे राशन दुकान पे उसका भी जो है प्रसारण किया जाएगा और कई हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी सब अलग अलग दुकानों पर जा रहे हैं। तो हर जगह पूरे जिले में ये कार्यक्रम चलेगा। 1 साल पूरा हुआ है तो एक अच्छा अवसर भी है और इस दिन इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। मंदिर शिलान्यास का 1 साल पूरा हो रहा है। निश्चित रूप से वो भी एक है, लेकिन कल का जो पूरा फोकस है वो इस कार्यक्रम पे है। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होना है उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी उनका स्वागत किया जाएगा, वो भी यहीं से होगा। तो उसी की तैयारी भी लगातार हो रही है। आपको बता दें कि राम मंदिर भूमि पूजन का 1 साल पूरा होने पर संतों में खुशी का माहौल है। संतों का कहना है कि मंदिर जल्द बनना चाहिए ताकि रामलला के ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन कर पाएं। इतिहास में दर्ज हो चुकी है क्योंकि आज ही के दिन अयोध्या में प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास और पूजन किया था। इसके साथ ही करोड़ों हिंदू भक्तों की आस्था भी धर्म नगरी अयोध्या से जुड़ी है। 15 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त बांटा जाएगा। अन्न महोत्सव का शुभारंभ भी अयोध्या से ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हम इस वक्त अयोध्या की राम की पड़ी पर हैं जहां वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जो कहा जाता है कि जो दीपोत्सव होता है यहाँ होता है। हमारे साथ बहुत सारे संत हैं। हम शुरुआत संतों से करेंगे क्योंकि संतों ने ही सबसे ज्यादा मुद्दा अयोध्या में उठाया था राम मंदिर का। अब ट्रस्ट ये कह रहा है कि 2023 के दिसंबर तक गर्भगृह में रामलला विराजमान पहुंच जाएंगे, यानी पहला तल कंप्लीट हो जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत संतों से करते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? आज ही के दिन शिलान्यास हुआ था। भैया आज का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन है और पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ के लिए जो राम मंदिर का नींव रखा था भाई नरेंद्र मोदी जी ने, एक ऐतिहासिक पर्व है ये। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, योगी जी, और अपने हाथों से सब गरीबों को राशन महोत्सव की शुरुआत करेंगे। और वैसे भी इस सरकार में एक ऐतिहासिक कार्य तो सारा जितना भी हुआ है सब ऐतिहासिक कार्य। आज 370 को भी 2 साल हो रहे हैं कश्मीर में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग खुश हैं आज के दिन 1 साल? मैं तो खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। मैं एक्चुअली मैं फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ हूँ और तो आप तो अयोध्या पे अच्छी फिल्म बना रहे हैं। बिल्कुल, मेरा आ रहा है रामराज जी पे एक फिल्म आ रहा है और रामराज पे फिल्म भी बन रही है। आप बताइए कितने खुश हैं आज के? आज सबसे पहले हम समस्त अयोध्यावासी बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है 5 अगस्त
के पावन पर्व पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का समस्त संतों की तरफ से और अयोध्या की पावन भूमि पर जो उनका पदार्पण होने जा रहा है उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आज जय श्री राम है महाराज जी। आज जय श्री राम है, हमेशा जय श्री राम रहेगा। भाई बोलेंगे जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और इस बीच अयोध्या की मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के मुताबिक अयोध्या का चौतरफा विकास हो रहा है। यहाँ अभी 2500 करोड़ की 2 दर्जन से ज्यादा परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास भूमि और भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2020 को की थी। अयोध्या का विकास कितनी तेजी से चला, कितनी रफ्तार से अयोध्या बढ़ रही, 2500 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट हैं। अयोध्या स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर मंदिर का निर्माण हो रहा। हमारे साथ ऋषिकेश उपाध्याय महापौर अयोध्या। सर, अयोध्या कितनी तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ रही है और कितनी तेजी से बदल रही है? देखिए, अयोध्या के विकास की जो बात है, इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में इस देश की बागडोर संभाली, तभी से अयोध्या में विकास का सिलसिला प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने अयोध्या को एक मेडिकल कॉलेज दिया, जिसको तत्कालीन सरकार ने ज़मीन न देकर बहुत दिन तक लटकाए रखा। जब इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ होते हैं, तत्काल ही ज़मीन मुहैया होती है और बहुत तेज़ी से मेडिकल कॉलेज का निर्माण होता है, जो महाराजा दशरथ के नाम से उसका लोकार्पण हो चुका है, वो चल चुका है। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका निरीक्षण भी किया। जो छोटी छोटी भी चीज़ें थी उनको अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बहुत मॉडल मेडिकल कॉलेज अयोध्या में ये बने। और अब जल्दी से एक नजर टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली पर। टोक्यो ओलंपिक्स की मेडल टैली में चीन, अमेरिका और जापान के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं भारत के पास 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत ने 1980 के बाद हॉकी में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और आइए एक नजर मुकाबले पर। रेसलिंग में आज 2 अहम मुकाबले खेले जाने हैं। शाम 4:15 पर भारत के रवि कुमार आज फाइनल मुकाबला खेलेंगे। उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनसे गोल्ड की उम्मीद है। रेसलिंग के 86 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया शाम 4:30 बजे ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे, तो दोपहर 1 बजे केटी इरफान, संदीप कुमार, राहुल रोहेला 20 किलोमीटर रेस में अपना दम दिखाएंगे।